Good evening, everyone. This is Himanshi, and welcome to Career Will App. तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, एकदम समय पर हैं हम, है ना। और डिस्कस करेंगे क्या, गार्डनर की थ्योरी को। बहुत ही अच्छी सी थ्योरी है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम कर ही रहे हैं। नो मैटर व्हाट, आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, मुझसे पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें कहीं और देखी हुई हैं, यूट्यूब पे देखा हुआ है, डजेंट मैटर। आप बैच में हैं तो आप कंप्लीट चीज़ें समझेंगे एक एक करके, और कोई जल्दी है नहीं। लेकिन एग्जाम अगर आपका कभी भी जल्दी में लगता है हमें, तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर तो हम 3 घंटे बैठे हैं एक दिन में, 6 घंटे बैठे हैं, 12 घंटे बैठे हैं, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है सब भूलते जा रहे हैं, इसीलिए शीला धीरे 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 चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी, तो वो सब मिक्स एंड मैच हो रहा होगा। ऐसा पेडागोजी में, साइकोलॉजी में होता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सभी के साथ होता है, ये नॉर्मल बात है। बट कोशिश इस चीज़ पे कीजिए, फोकस इस चीज़ पे कीजिए कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी होती, जिनको एक एक बाल की खाल नहीं निकालनी होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हर चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। जो चीज़ें फैक्चुअली याद करने की हैं वो आप याद कर पाएं, जो चीज़ें समझने की हैं, ज़्यादातर चीज़ें 99% समझने की हैं, उनको समझ के बार बार रिवाइज किया जाए, तो ये कंफ्यूजन हट जाएगी। जिन बैचेस में, स्पेशली डीट प्लस बी के बैच में कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी डल गई हैं, तो आप उनको देखिए, और जिनका मन करे वो लाइव भी पढ़ सकते हैं, लाइव भी पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरा एकता का हैप्पी बर्थडे है आज, तो सभी एकता को हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे। बट हम अब फोकस करेंगे किस पे, एकता के बर्थडे पे नहीं, हम फोकस करेंगे आज गार्डनर पे, क्योंकि एकता तो पार्टी हमें देंगी नहीं। ठीक, गार्डनर को बहुत डिटेल में समझेंगे और देखेंगे क्या है जानने को गार्डनर के साथ। ठीक है, सब हैप्पी बर्थडे एकता लिख रहे हैं, देख लो एकता कितने भाव दिए जा रहे हैं आपको इस बैच में, है ना। मैं एक्चुअली ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स पढ़ रही थी, तो एकता कह रही थी आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ विश मी लक, है ना। आपको मेहनत करने की क्षमता मिले, बाकी लक वक सब साथ आ जाता है। जब इंसान मेहनत करता है, एक दिशा में हो सकता है आप कामयाब ना हो, दूसरी दिशा आप ढूंढ लेंगे, है ना। रास्ता ऐसे 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 हो सकता है अगर लक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो, बट आप पहुंच जाएंगे, कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे अगर आप मेहनत सही करते हैं तो। ठीक है, तो लक की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बट मेहनत की गारंटी अगर आपके पास है तो यू विल गेट सक्सेस और वट एवर यू वॉन्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी को। ये हम फ्लिप को तो समझ चुके थे, बर्ट की थ्योरी भी हमने समझ ली थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की डेट में। सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण थ्योरी है इंटेलिजेंस की तो वो यही है, और इसमें आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर अभी जीवित हैं, 77 ईयर्स के हैं, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना। और हालांकि आजकल पढ़ाते नहीं है, क्योंकि 77 साल के हैं, बीमार भी रहते हैं थोड़े से। ठीक, लेकिन हम उनको पढ़ रहे हैं। नाम क्या है इस थ्योरी का? मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में MI कह दिया जाता है। ठीक, इसकी जो बात है सबसे पहले गार्डनर ने की 1983 में, एक बुक थी उनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक, जिसमें उन्होंने बात की थी 7 प्रकार की बुद्धि उस टाइम पे दी थी। फिर 1999 में, 1999 में इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड नाम की एक और बुक आई, जिसमें उन्होंने 8वां टाइप इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यानी आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछेगा कितने बुद्धि के प्रकार हैं, आप कहेंगे कितने? 8, नॉट 7, इट्स 8। अगर आप चाहें तो क्या कर लें, कहीं भी ये क्या लिख दिया, अच्छा, तो कहीं भी आप क्या कर सकते हैं। बहुत टाइम बाद आज हाथ पे कुछ लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है नहीं, स्कूल की याद आ गई। तो खैर, तो अगर हम बात करें, ये ऐसे हाथ किया तब ध्यान गया, अगर हम बात करें किसकी? बुद्धि की, तो 8 प्रकार की बुद्धि हैं आज की डेट में। ठीक है, हाँ, इंटेलिजेंस ही लिखा है तो मैं वो पेन चेक कर रही हूँ, पता नहीं क्या मन किया आज टेबल बैठे बैठे, स्कूल की याद आ गई। खैर, मल्टीपल इंटेलिजेंस समझते हैं, बहुबुद्धि को समझते हैं, एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इससे रिलेटेड इसकी क्रिटिक्स भी समझेंगे लास्ट में, कि आलोचना क्या है और इसकी पॉजिटिव बातें क्या हैं। देखो, इनकी थ्योरी ने बहुत कुछ बदल दिया। अच्छा, बहुत कुछ बदल दिया इनकी थ्योरी ने इंटेलिजेंस के फील्ड में। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी? गार्डनर ने। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर, होवर्ड गार्डनर बोलते हैं वैसे हम। ठीक, ही इज हार्वर्ड गार्डनर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, एकदम रूड लग रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर 77 ईयर्स के हैं, और एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ज़्यादातर रिसर्च जो है अमेरिका में ही होती है, वो लोग बहुत ग्रांट्स देते हैं रिसर्च के लिए, है ना। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। एक बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जो लोग अच्छे क्लास नोट्स बनाएंगे उनके नोट्स को सबके साथ शेयर किया जाएगा। अभी कुछ टाइम रुक जाओ, एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, फिर आप शेयर करना, जिसकी सुंदर राइटिंग और अच्छे से बने हुए नोट्स होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बाइलिंगुअल बना देना। जो मैं बोलती रहती हूँ ना, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें लिखना प्रॉपर, तो हमें पता लगेगा आप नोट्स बना कैसे रहे हैं, और उसमें से जो बेहतर हैं वो भी कोई कह रहा है बिल गेट्स के भाई, हाँ वैसे से ही दिख रहे हैं कुछ कुछ। ठीक, अगर हम बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर, अगर इनकी बात करें हम किस चीज़ की, इन्होंने एक बुक दी, जिस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी माइंड के फ्रेम। कब आई है? 1983, 1983 में, जिसमें इन्होंने बात की किसकी? MI फ्रेमवर्क। MI मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि थी। प्रकार कितने थे बुद्धि के? 7, ओनली 7। फिर उन्होंने 1999 में एक और नई किताब लेकर के आए, 1999। ठीक, 1999 में एक नई किताब लाए, और क्या बोला इन्होंने? कहा कि एक बुक थी इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड नाम की एक किताब थी। इसको हिंदी वाले भी एज इट इज लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि आपका पेपर बाइलिंगुअल आता है और दोनों ही लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते होते हैं, और कई बार ये हिंदी में भी नाम इनके एज इट इज ही रहते हैं। टमाटर है अगर, तो सब्जी तो टमाटर की ही बनेगी ना, सब्जी को सब्जी कह रहे हैं हम इंग्लिश में भी। ठीक है जी, इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, जिसमें 8वां प्रकार इन्होंने बुद्धि का ऐड किया, 8th टाइप, जो कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। क्या है? जिसको हम कहते हैं क्या? प्राकृतिक बुद्धि, जिस पे अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी, दोनों भी बातें हो सकती हैं आजकल, क्यों बताएं आपको हम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। 2 चीज़ों की अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ बात की हार्वर्ड गार्डनर, ये व्यक्ति हैं,
जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि। इन्होंने कहा बुद्धि का कोई एक प्रकार नहीं है, बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी ना होकर के कोई एक क्षमता नहीं है, मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं बुद्धि के और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि एक बुद्धि, मान लो आपके ब्रेन के एक हिस्से में चोट लग जाए तो दूसरे टाइप की बुद्धि खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ये बात। ठीक है जी। अगर हम बात करें इनकी बुक का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड, FM से याद रख लेना, फ्रेम्स ऑफ माइंड, और दूसरा है इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, IR से याद रख लेना। ठीक, FM और IR, FM IR होता था ना पुराने जमाने में, आपको याद हो तो, दिस इज FM IR या AIR व्हाटएवर इट इज, तो बना के दोनों को जोड़ करके याद रख लेना। FM है फ्रेम्स ऑफ माइंड, IR है इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड। ठीक है जी, बात सब बढ़िया है। विवेक, वॉइस इज ब्रेकिंग यार, पता नहीं अभी कुछ दिन में ये सब चेंज होगा, यहाँ पूरे स्टूडियो में ढंग से काम होगा दोबारा से, टेंशन मत लो। ठीक, अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ गार्डन में बैठ के FM सुनते थे, कह सकते हो। ठीक, इन्होंने क्या कहा, गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी जो बच्चे हैं या लोग हैं वो सिर्फ एक तरीके से नहीं सोचते, सिर्फ एक तरीके से नहीं सीखते, मल्टीपल तरीकों से हम सोचते हैं। चार लोग बैठ जाएंगे, चारों का थॉट अलग होगा, चारों का सोचने का प्रकार अलग होगा, चारों का सीखने का तरीका अलग होगा। दैट मींस जब लोग सीखते हैं अलग अलग तरीकों से, तो आप उनको एक ही मेथड से क्यों सिखाएं, मल्टीपल वेज अपना लीजिए। बुद्धि भी अलग अलग है लोगों में, किसी में कोई बुद्धि ज्यादा विद्यमान है, किसी में कोई और बुद्धि का प्रकार ज्यादा विद्यमान है। ठीक है जी, बात इतनी बात क्लियर है जी, ये बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, ये लिख लिया ये सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि लोगों के सोचने और सीखने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए टीचर्स को भी सीखने और सिखाने के प्रकार अलग अलग अपनाने चाहिए, मल्टीपल वेज से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 8 तरीके नहीं है, कई बार पेपर में दे देगा सिर्फ 8 तरीकों से पढ़ाना चाहिए, नहीं, मल्टीपल वेज। भाई हो सकता है आप बोल करके भी करा रहे हो, कुछ एक्टिविटी भी करा रहे हो, किसी को देख करके समझाते हो, किसी को लॉजिक का एग्जांपल अच्छे समझ में आता हो, किसी को भाषा में अच्छे समझ में आता हो। ठीक है जी, हाँ 99 में भी बुक पब्लिश हुई और इनकी 1983 में भी 2 किताबें हैं ये। आगे बढ़े, तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें इस थॉट का कि गार्डनर बिलीव्ड दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी कि एज टीचर्स वी शुड यूज मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सिर्फ एक तरीके से क्यों, बुद्धि कोई एक एंटिटी नहीं है इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है, तो हमें शिक्षकों के रूप में कई सारे तरीकों से अपने शिक्षण और अधिगम के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो बताओ, अगर इतनी बात क्लियर है तो बताओ, नहीं तो हम बढ़ेंगे कहाँ आगे। हमारे फैन की इतनी आवाज़ है ना कि हम फैन चला नहीं सकते, और हमारा AC इतना वाहियात है कि ये ठंडक करता नहीं है, और हमारे AC वाले भैया आ नहीं रहे क्योंकि उनके घर में कोई बीमार है। देख रहे हो कितनी व्यथा है जीवन में। ठीक, इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है और इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अब ये जो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जिसको MI कह रहे हैं हम, ठीक है जी, ये कहती है इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, यानी कोई एक तथ्य नहीं है कि बस ये मतलब सिर्फ रीजनिंग की क्षमता ही इंटेलिजेंस है। जैसे एल्फ्रेड बिने कह रहे थे यूनिफैक्टर थ्योरी में कि बुद्धि कोई एक तत्व है, अगर आप एक चीज में इंटेलिजेंट हैं तो दूसरे में भी इंटेलिजेंट ही होंगे, ये कहना गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, आकाश अर्बन क्लैब से बुला लेंगे। ठीक, तो बुद्धि कोई एक सिंगल तत्व नहीं है, जैसा एल्फ्रेड बिने कह रहे थे। इन्होंने कहा एक चीज में कोई खराबी हो सकता है, दूसरी चीज में बहुत अच्छा हो सकता है, तो सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है पाई जा सकती है। बहुत बढ़िया आंसर। रेदर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट, अलग अलग प्रकार बुद्धि के अस्तित्व में हैं या अस्तित्व रखते हैं या एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये सभी जो बुद्धि के प्रकार हैं ये दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये जो प्रकार हैं, मान लीजिए 8 प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें इस चार्ट में 8 टाइप्स हैं, तो ये 8 टाइप्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अगर मैं वर्बली अच्छी हूँ तो जरूरी नहीं है मैं मैथ्स में भी अच्छी होंगी। अगर मैं यहाँ पेडागोजी में या साइकोलॉजी में अच्छा समझती हूँ या समझाती हूँ तो जरूरी नहीं है मेरा गणित, मेरी रीजनिंग, मेरा GS सब अच्छा होगा, है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक क्वेश्चन बन जाता है कि यदि ब्रेन का कोई एक पार्ट अफेक्ट हुआ है आपका, तो क्या सारे पार्ट अफेक्ट हो जाएंगे, पूरा काम बंद हो जाएगा? नहीं, बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो काम कर सकते हैं। अगर ब्रेन के एक एस्पेक्ट को अफेक्ट होने पे भी बाकी एस्पेक्ट पे फर्क ना पड़े, दैट मींस मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है शिवानी, कोई ब्लॉक नहीं है रिया, इतनी बात क्लियर है? तो ये एक बेसिक बात है कि इंटेलिजेंस कोई एक डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं है, एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के टाइप एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, ये सभी टाइप एक दूसरे से क्या होते हैं, हाँ बहुत बढ़िया जयंता, क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। तो एक पे प्रभाव अगर पड़ा हुआ है, एक में अगर आप खराब हैं, जरूरी नहीं है दूसरे में भी खराब होंगे। ठीक है, टीचर्स को क्या करना चाहिए, मल्टीपल वेज अपनाने चाहिए बच्चों से इंटरेक्ट करने के, उनको सीखने और सिखाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है गार्डनर ने किस बुक में दी, तो आप कहेंगे फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983। फिर उसको रिवाइज कब किया, तो 1999 में इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड करके 1999 में किताब आई और 8 प्रकार तब बने, लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया कब, 1983 फ्रेम्स ऑफ माइंड के अंदर। ठीक है जी शिवांगी। चलिए फिर अगर हम बात करें तो ये 8 प्रकार हैं बुद्धि के। एक है विजुअल स्पेशल, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आगे परेशान ना होइएगा। विजुअल स्पेशल, फिर है लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, काइंस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। ठीक है, क्लियर है बात? चाहिए इनका अगर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म बनाने का मन करे तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं। अगर एज इट इज जैसे लिखे हुए हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हो, VLM KM IIN या फिर I2N। ठीक, ये तरीका हो सकता है, VLM KM, तो ये रिदम बन रहा है, एक राइमिंग हो रही है, VLM KM। ठीक, और फिर IIN, जैसे आप चाहो, जैसे जिसको याद रहे, बट ये याद रखने आपको। समान, सभी में समान बुद्धि कैसे हो सकती है भाई, अलग अलग प्रकार है। इन्होंने कहा आप बुद्धि को IQ टेस्ट में मेजर नहीं कर सकते।
ठीक है, सभी में समान बुद्धि नहीं हो सकती, मतलब सभी में समान, मतलब ये सारे सब में बराबर होंगे तो फिर तो एक इंटेलिजेंस बचेगी नहीं ना। फिर आप कैसे कहेंगे कोई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट रखता है या लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है? फिर तो आप विराट कोहली को विराट कोहली नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे बॉडी का एस्थेटिक तो सब में है, तो सब विराट कोहली है, नहीं है पॉसिबल ऐसा। ठीक है, सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि प्रभावी होती है, होती सभी है, थोड़ी बहुत तो है ही ना हमारे अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी है उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि उस सेंस में आप इंटेलिजेंट हैं। टाइम 7 बजे का संध्या। देखिए पहला प्रकार है बुद्धि का। हाँ बिल्कुल, दोनों ही अविनाश, दोनों ही देखने हैं आपको, रिकॉर्डेड भी देखने हैं, ये भी देखने हैं, और अगर जिसको रिकॉर्डेड देखने का मन ना करे D+B वाले बैच में, वो लाइव पढ़ता रहे, घूम के सारे टॉपिक आ जाएंगे जो रिकॉर्डेड में हुए हैं। ठीक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो स्किल्स इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषाई बुद्धि की जब आप बात करते हैं, भाषाई बुद्धि की यदि हम बात करें तो इस बुद्धि का संबंध उन कौशलों से है जो भाषा के उत्पादन और यूज यानी प्रयोग में काम आते हैं। जैसे कोई बात नहीं सुनील, वो पुरानी बुक है, अभी उसको बंद भी कर देंगे, अभी नई अपडेटेड जब बुक आएगी तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जो जिस बुक की आप बात कर रहे हैं वो 2019 में आई थी, 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भाषाई बुद्धि की, तो भाषाई बुद्धि की अगर हम बात करें तो स्किल्स इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन, भाषा के उत्पादन और उसके प्रयोग में। ठीक, पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, ऐसे लोग शब्दों से खेल जाते हैं, उनकी शब्दों पे पकड़ होती है। तो ये स्पीकर भी हो सकते हैं, ये राइटर्स भी हो सकते हैं, ये पढ़ने लिखने में भी अच्छे होंगे, है ना, ये डिबेट करने में भी अच्छे हो सकते हैं, ये सुनने में भी अच्छे हो सकते हैं, अच्छे श्रोता भी हो सकते हैं, ये अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं, डिस्कशन वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस तो वो इन सब चीजों में अच्छा है, कि वो डिबेट में भी अच्छा है, वो राइटिंग में भी अच्छा है, वो हर चीज में अच्छा है, ऐसा नहीं है। किसी एक एस्पेक्ट में अच्छा होगा या मल्टीपल एस्पेक्ट में अच्छा हो सकता है, भाषा से रिलेटेड हो सकता है। अगर मैं एक अच्छी स्पीकर हूं तो हो सकता है मुझे बहुत अच्छी पीपीटी बनानी ना आती हो, लेकिन भाषा का यूज तो वहां भी है ना। कई लोग अच्छा बोल लेते हैं बट लिखने में उनको दिक्कत होती है। अच्छा, तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि वो भाषाई बुद्धि उनमें नहीं है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनमें है। फॉर एग्जांपल कुमार विश्वास, फॉर एग्जांपल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, या अगर हम बात करें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, या और बहुत सारे लोग, ऐसे राइटर्स कितने सारे रहे हैं, ठीक, या आज की डेट में भी है, इन सब में क्या पाई जाएगी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। ठीक है अलका, पेपर में हिंदी में नहीं लिखना है, आपका एस्से टाइप पेपर नहीं आता, बाइलिंगुअल आता है पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये लोग रीडिंग में अच्छे हो सकते हैं, हियरिंग यानी सुनने में अच्छे, श्रवण करता हो सकते हैं, स्पीकर अच्छे हो सकते हैं, लिखने में चीजों को अच्छा हो सकते हैं, जैसे जो आपके सॉन्ग राइटर्स होते हैं। ठीक, डिबेटिंग में अच्छे हो सकते हैं, डिस्कशन इनको अच्छे से करने में मजा आता है ना। ये सब क्या है? ये सब है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के हिस्से, जो भाषा को यूज करने डॉक्टर बोल रही हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल उन्होंने इतनी अच्छी उनकी वो घरों बाहर या समथिंग, होम एंड वर्ल्ड समथिंग लाइक दैट, उनकी एक नॉवल है बहुत प्यारी सी, हमारे सिलेबस में थी ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़े, अब एग्जाम्पल लें अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का, यानी भाषक बुद्धि का, मैंने हिंदी में भी लिखा है, सबको टेंशन मत लो। भाषक बुद्धि की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, या भाषाई बुद्धि कह देते हैं कई लोग, भाई जो भाषा में अच्छे होंगे। इसका एक एग्जांपल आप स्पीकर ले सकते हो, लॉयर्स हो सकते हैं, भाई जो वकील है आप देख रहे हो, वो क्या है, आप देखते हो बहस करते हैं कोर्ट में, सही शब्दों में सही तरीके से तर्क का इस्तेमाल करते हैं, ये सब लॉयर्स में भी क्या है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी, भाषिक बुद्धि पाई जाएगी। ठीक, लेक्चरर्स जो लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है, या आपके कॉलेजेस में आपके इवन 11th-12th के जो टीचर्स हैं उनको भी लेक्चर्स बोल दिया जाता है ना। या फिर अगर हम कोई भी जो भी लेक्चर है, जो भी लेक्चर दे रहा है, अगर हम मैं अभी डिस्कशन कर रही हूँ आपके साथ, ठीक, राइटर्स, ठीक, राइटर्स जो लिखने वाले हैं, जर्नलिस्ट, यानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी तो बहुत प्यारा लिखते हैं, या बोलते हैं ऐसे सवाल पूछते हैं लोगों से कि उनको समझ नहीं आता। प्ले राइटर हो सकता है ऑब्वियसली, एग्जांपल तो आप कितने भी ढूंढ सकते हैं इसके, अपने दिमाग से लिख सकते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। लिरिसिस्ट जो लिरिक्स लिखते हैं गाने वगैरह की, कौन कह रहा है? ये लोग तो इंट्रा में आते हैं, कौन आता है इंट्रा में? राइटर्स। हाँ तो वहां भी आएंगे ना, बट मेन जो है काम इनका भाषा है। ठीक, मेनली भाषा में, ऐसा थोड़ी है कि एक ही में फिक्स हो गए कि ये इसी में आएंगे, अब और कहीं नहीं आएंगे। ठीक है, बट मेनली जो है राइटर्स को हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में डालते हैं। अगर पेपर में आएगा तो 90% चांसेस है कि आंसर राइटर्स का लिंग्विस्टिक से जोड़ा जाएगा। अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ऑप्शन में नहीं है तब आप इंट्रा के साथ जा सकते हैं कि वो सोचते भी होंगे तभी तो कुछ नया लिखते हैं। राइटर मतलब ये थोड़ी नया लिखेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये है लॉजिकल मैथमेटिकल। हिंदी वाले अगेन परेशान ना हो, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए लॉजिकल मैथमेटिकल की अगर हम बात करें तो लॉजिकल मैथमेटिकल क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, मतलब जिनमें तर्क करने की क्षमता और गणित की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता आएगी। ठीक है जी बात। अगर हम बात करें बिल्कुल जयंता, तो इसमें कौन से लोग आएंगे? पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली, जो लोग तर्क लगाते हैं हर चीज में, ऐसे ही मान नहीं लेते। किसी ने कह दिया अरे कोरोना तो होता ही नहीं है, कुछ लोग थे ना जो मानते ही नहीं थे कोरोना एग्जिस्ट करता है, उनको लगता है खांसी जुकाम है सिर्फ और कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं, ये तो सब पागल बना रहे हैं। जब उनको हुआ ना इस बार सेकंड वेव में, तब उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। अब चाहे वो मैन मेड हो, नेचुरल हो, वो एक अलग डिबेट है, हमें नहीं पता, बट बीमारी तो है ना। अभी आपने जब वो वाले सिम्टम्स देखे ना, स्मेल आज तक किसी की गई नहीं थी नॉर्मल केस में, कोई बीमारी हुई, बुखार हुआ और स्मेल चली गई। अभी भी मेरे को 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक खुल के नहीं आ रही है ना। या फिर अजीब अजीब से सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं बॉडी में, इतनी वीकनेस जिसकी हद नहीं है, नानी याद आ गई बिल्कुल। तो जिन्होंने तर्क का इस्तेमाल नहीं किया ना, सिर्फ मान लिया कि अरे ये तो ऐसे ही है, उनको पता लग गया फिर टाइम के साथ, तो हो गई है मेघना। अगर हम बात करें पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली, तर्क का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैथमेटिशियंस हो, चाहे वो आप अगर हम बात करें, हाँ वेरी गुड रचना, अगर हम बात करें मेरी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, वेरी गुड आशुतोष, अगर हम बात करें चाहे वो साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियंस हो, ये सारे लोग, वो किसी और वजह से लगी होगी ना ज्योति, ऐसे लोग होते हैं।
लेकिन जनरली नहीं पाई जाती थी ना इतने सारे लोगों में कि एकदम से स्मेल जाएगी फिर कुछ दिन बाद वापस भी आ जाएगी। ठीक, साइंटिस्ट्स एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट। भाई जो वैज्ञानिक हैं वो भी तो तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी रिसर्चेस करते हैं उसके बेसिस पे। नोबेल प्राइज विनर्स हैं, ऑब्वियसली जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो तर्क का कुछ अलग किया होगा, कुछ बेहतर किया होगा, तो जनरली उनको इसमें डाल दिया जाता है। बहुत बढ़िया हल्का। आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपको पता है E=mc² जो फॉर्मूला है, इन्होंने इतना सारा काम किया है लॉजिक पे ही। जो लोग मैथ्स में, फिजिक्स में, इन सब में अच्छे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एवरी इंडियन लव्स हिम, अबुल पाकर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम हुआ करता था, क्या होता है या है, मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी हुई है, कई किताबें पढ़ी हैं। अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग जर्नी अगर हम बात करें तो। ठीक, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको पता है क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। अगर हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन की नंबर्स के साथ, या अगर हम बात करें फिजिक्स के लॉस के साथ, बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। विंग्स ऑफ फायर, एग्जैक्टली, पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है इनको। तो ये सब किसमें आएंगे? ये वो लोग हैं जिनकी स्किल्स थी साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या के समाधान में, नंबर्स के साथ डील करने में, साइंस में, इन सब चीजों में ये लोग अच्छे हैं। अब आपके मैथ्स के टीचर में भी ये ज्यादा पाई जा सकती है। अब डिपेंड करता है किस लेवल की हाई इंटेलिजेंस है। एक हो सकता है जो टीचर है, एक हो सकता है जो उस चीज में साइंस साइंटिफिक जिसने वो रिसर्चेस, जिसने वो थियरी दी है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, सुन लेंगे गरिमा, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, वो तो मैं सुनी हुई है जो आप कह रहे हो। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का यदि हम एक और उदाहरण लें, तार्किक गणितीय बुद्धि का, तो हम कह सकते हैं साइंटिस्ट्स इसमें आ सकते हैं, मैथमेटिशियंस आ सकते हैं, और प्लेटो या एरिस्टोटल जैसे लॉजिशियंस, या जिनको हम कह रहे हैं फिलोसोफर्स, वो भी इसमें आ सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे फिलोसोफर्स को तो इंट्रा में आना चाहिए। हाँ पता है हमें इंट्रा में आना चाहिए, बट क्या फिलोसफी में बहुत प्योर लॉजिक नहीं है? फिलोसफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। फिलोसफी का मतलब ये नहीं है आपने चार बातें पेल दी और हो गए आप फिलोसोफर। इतने खतरनाक टॉपिक हैं। मेरी फ्रेंड है, शी इज डूइंग ग्रेजुएशन इन फिलोसफी। तो अगर हम बात करें मोटी मोटी इतनी तो किताबें जो लॉजिक के ऊपर आसानी से समझ भी नहीं आती, तो लॉजिक का भरपूर इस्तेमाल है फिलोसफी में भी अगर हम बात करें। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको दिमाग लगाना होगा कई बार। कैसे? पेपर में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आपको पता है लॉजिकल मैथमेटिकल का अगर आंसर पूछे और मैथमेटिशियन लिखा हुआ है या साइंटिस्ट लिखा हुआ है, दोनों एक साथ देगा या अलग अलग नहीं देगा? आपसे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दोनों में भरपूर होती है। एक बार को अगर फिलोसफर भी लिखा हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट है। जो स्टैट्स वगैरह पे काम करते हैं वो भी सही होते हैं, मतलब वो भी इसी में आएंगे, लॉजिकल मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल में। जी गरिमा, तो अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा, जब आप उत्तर दे रहे होते हैं ना पेपर में, तो आपको फोकस करना होता है कि कॉमन सेंस का यूज करके कि चार ऑप्शंस में से बेस्ट कौन सा हो सकता है। हो सकता है चारों सही हो, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग खेलना है हमें। इसमें बहुत सारे एग्जांपल और भी आ सकते हैं, ये मेन एग्जांपल्स हैं जो मेनली इसमें आएंगे या पेपर में पूछे जाते हैं। फिर है थर्ड, स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि कह देते हैं इसको कई बार। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, यानी ऐसे लोगों में वो कौशल पाया जाता है जो विजुअल इमेजेस होता है ना, दिमाग में एकदम पिक्चर बना लेते हैं तुरंत। कुछ कह दो इनको, एक व्यक्ति को देखा, वो पुलिस और उसका बहुत बार आता है ना मूवीज में, कि एक व्यक्ति है जो स्केच बना देता है, वो बता रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा था, और वो तुरंत बनाता जा रहा है। वो कोई एक क्रिमिनल है, उसका स्केच बना दिया तुरंत। तो उसमें क्या होगा? स्पेशल इंटेलिजेंस होगी। विजुअल इमेजेस वो फॉर्म कर लेता है, पैटर्न्स को। जो आपकी गूगल मैप वाली आंटी हैं जो कहती हैं लेफ्ट लो राइट लो, अगर वो इंसान होती तो उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होती। जो लोग जिनको रास्ते बिल्कुल याद रहते हैं, एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाते हैं, या जो लोग गूगल अर्थ ग्लोब वगैरह इनको बहुत अच्छे समझ लेते हैं, जो लोग मैप्स बनाते हैं, कार्टोग्राफर्स बोलते हैं उनको, ऐसे लोग जो दिशाओं का ज्ञान अच्छा रखते हैं या स्थान को देख करके चीजें तुरंत समझ जाते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, आपके आर्किटेक्ट्स हैं, पेंटर्स हैं, ये सब स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं जी। इवन पायलट्स फॉर दैट मैटर यहां पर आ जाएंगे स्पेशल इंटेलिजेंस में, स्थानिक बुद्धि में, क्योंकि पायलट्स को पता है ना, उनको दिशाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। अगर वो हवा में ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से उड़ा दिया जहाज और कहीं भी पहुंच गए, नहीं। और पायलट्स में बॉडी का एस्थेटिक भी होती है, आप देखते हैं बिल्कुल फिट चाहिए पायलट के लिए, आपको रखेंगे नहीं अगर आपको दिक्कत है किसी भी तरह की। तो ठीक है, मेरे भैया है मामा के बेटे, तो ही इज पायलट इंस्ट्रक्टर, मतलब वो पायलट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कनाडा में, बहुत साल हो गए उनको वहीं पे, अभी तो सिटीजनशिप भी मिल गई है शायद। तो उनको पथरी हो गई थी बीच में, या हल्का फुल्का आईसाइड वाईसाइड का कुछ इशू हो गया था, तो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप फ्लाइट में बैठे हैं और आप जहाज उड़ा रहे हैं और पीछे पैसेंजर्स हैं या सामान रखा हुआ है और आपके पेट में दर्द हो गया, आप फिजिकली फिट नहीं है, तो आप तो बहुत सारे लोगों की जान को खतरे में डाल देंगे। तो बॉडी काइनेस्थेटिक भी होते हैं पायलट्स, बट मेन उनका स्पेशल स्किल्स का होना जरूरी है कि उनको दिशाओं का ज्ञान हो, वो भी हवा में। ठीक है जी, स्थानिक बुद्धि भी होनी चाहिए। तो जो पायलट्स हैं या सेलर्स होते हैं ना, जो पानी का जहाज चलाते हैं, उनको भी पता है समुद्र में कहां से कहां जाना है। ठीक, स्कल्पटर्स होते हैं, स्कल्पटर्स कौन से होंगे? जो मूर्तिकार होते हैं, उनमें भी ये पाई जाएगी बुद्धि। पेंटर्स जो पेंटिंग बना दे रहे हैं, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, ठीक है जी, सर्जन्स भी इवन। यार सर्जन्स का स्पेशल में किसने डाल दिया? सर्जन्स का स्पेशल में नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में, बॉडी काइनेस्थेटिक में आना चाहिए। बट अगर बॉडी काइनेस्थेटिक अवेलेबल ना हो ऑप्शन में, तब आप स्पेशल लगा सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कितना कहां से कैसे काटना है। ठीक है, तो ये चीज इसको आप वैसे हटा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर कभी आपसे पूछेगा नहीं कि सर्जन का स्पेशल में, बहुत रेयर चांस है। सर्जन मेनली बॉडी काइनेस्थेटिक में आएंगे, इसको आप कट कर दीजिएगा ये ऑप्शन। लाइव अगर आप देख रहे हैं तो फिर हमारी गलती नहीं है, अगर आप बाद में पीपीटी से पढ़ें, हमने बता दिया है। ठीक, अगर ऑप्शन में बॉडी काइनेस्थेटिक नहीं है, तब आप स्पेशल के साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये आर्किटेक्ट्स जो घर बनाते हैं, आपने देखा होगा टीवी में ऐड आते थे बहुत। स्पेशल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें, क्या कह रहे हो विशेषता? बिल्कुल, देखिए पेंटर्स पक्का पक्का इसमें आएंगे, आर्किटेक्ट्स बिल्कुल आएंगे, सर्वेयर्स जो सर्वे करते हैं ना दिशाओं का, इसका उसका, उनको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या सीन है दुनिया में, नेविगेटर्स, स्कल्प्टर्स, चेस प्लेयर्स इवन,
हालांकि चेस प्लेयर्स में लॉजिकल इंटेलिजेंस भी पाई जाएगी, बट उनको स्थानिक बुद्धि की बहुत जरूरत पड़ती है। उनको पता होना चाहिए अगर ये चाल मेरे दिमाग में ना, वो इमेजिन करते हैं विजुअल पैटर्न को पहले और फिर लिखते हैं, या फिर अपनी नेक्स्ट चाल चलते हैं, क्योंकि दिमाग में पहले विजुअलाइज करेंगे वो उस पैटर्न को। इसलिए चेस प्लेयर भी यही आएगा। ठीक है जी, रीजन है उसका। मल्टीपल इंटेलिजेंस है जी आज का टॉपिक। चले आगे। विषयता साथ में रिवीजन करते रहो, और फिर जब कोर्स खत्म हो जाएगा सैटरडे संडे को ज्यादा पढ़ लिया करो। अगर 7-8 क्लासेस होती हैं तो उनका डेली रिवीजन करो। और देखो चेस प्लेयर में इंटेलिजेंस जो है लॉजिकल भी पाई जाएगी, लेकिन यहाँ मेनली अगर बात करें तो उसको विजुअलाइज करनी होती है चीजें, पैटर्न बनाना होता है। ठीक है। नेविगेटर सिंपल है ना, यहां से लेफ्ट लेना, वहां से राइट चला जाना, पूरी दिशाओं का ज्ञान है। तो स्पेशल में तो आएगा, और किसमें आएगा वो। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप पे चलते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। जो म्यूजिक के रिदम और पैटर्न है, म्यूजिक के रिदम और पैटर्न कौन से हैं भाई? म्यूजिक की जो ध्वनियां हैं उनको बनाना, उनको गाना, उनसे रिलेटेड मतलब प्रोड्यूस करना, उनको समझना, ये सारी चीजें। पीडीएफ अरेंज वे में नहीं है तो वो तो आप कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रात में रिवाइज करके सो बिल्कुल, अगर दिन में 8 क्लासेस चल रही हैं, 7 क्लासेस चल रही हैं तो। और आप लोग सच में बहुत फॉर्चुनेट हो। तो मैंने तैयारी शुरू की थी सीटेट के बाद, मैंने एक जगह पे कोचिंग ली थी जो कि कोई खास नहीं समझ में आई, और दीज पीपल से कि बहुत वो तोप हैं, है ना। तो अगर हम बात करें मतलब समझ में मींस उतना इफेक्टिव नहीं होता। आपको 15-15, 20-20 क्लासेस हर सब्जेक्ट की दे दी जाती है हद से हद, और काम खत्म हो जाता है। आप अभी घर पे बैठे उन टीचर से पढ़ रहे हैं जो सालों से मुश्किल एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं। खैर आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं। तो आप लोगों से जेलसी होती है मुझे कभी कभी मजाक कर रही हूँ। खैर देखो एक बार, म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि, इसमें क्या है? सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता किसके प्रति? म्यूजिकल रिदम से प्रति, जो संगीतीय ध्वनियां हैं उनके प्रति। अगर हम बात करें पैटर्न्स के प्रति, म्यूजिक में पैटर्न्स, कौन सा नोट, कौन सी धुन कैसे बनेगी, इसके प्रति। हाँ बिल्कुल गरिमा। इट इज दी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन करने की, किसके? म्यूजिक, संगीत के उत्पादन करने की, ध्वनियों का और जो भी है उनको क्रिएट करने की, मतलब गाने की, लिखने की, मतलब बेसिकली धुन बनाने की। लिखना तो उसमें चला जाएगा। बहुत बढ़िया आस्था, बहुत बढ़िया। आपको डिफरेंस कैसा लग रहा है ये बताइएगा। आपको चीजें बैठ रही हैं दिमाग में, बेटर लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है? मैं सच में जानना चाहूंगी। आई एम नॉट शेयरिंग इट विद समवन एल्स, बट आई शुड नो इफ यू कैन। ठीक है ज्योति, चलिए। तो इट इज दी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। भाई आपको क्या कहते हैं उसको, हारमोनियम मैनिपुलेट आपको बजाना आता है, कौन सी ध्वनि कैसे निकालनी है, आपको गिटार बजाना आता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट से आप खेल सकते हैं, आप नई ध्वनि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें प्रोड्यूस करने की, तो आप कुछ नई ध्वनि क्रिएट कर सकते हैं, जैसे AR रहमान हो सकते हैं, जैसे जगजीत सिंह आप फोटो में देख रहे हैं। ठीक है जी। ये सब क्या है? इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाएगी, इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। सिंगर्स भी इसी में आएंगे भाई, क्योंकि अगर वो म्यूजिक को समझेंगे नहीं, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपकी भाषा अच्छी और मुझे सारे लिरिक्स याद है और मैं गाने लग जाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं। आपको वो ध्वनि भी पकड़नी है, वो रिदम भी पकड़ना है, वो पैटर्न भी पकड़ना है, वो सुर भी पकड़ना है। हाँ, सचेत परंपरा कह सकते हो, एक अच्छा एग्जांपल है। सोनू निगम और भी कितने सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ सिंगर्स भी आ जाएंगे, सॉन्ग राइटर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर उनको पता है कि किस धुन पे बनेंगे, कंपोजर्स स्पेशली। एक बार को राइटर्स तो हम वहां भी भेज सकते हैं लिंग्विस्टिक में। अभी आएंगे डांसर पे आएंगे। आस्था कह रही है यो हनी सिंह भी, बहुत बढ़िया आस्था। हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा बाकी सबने जवाब दिया, आपने जवाब नहीं दिया है। आपके कमेंट्स यहाँ कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ हम ही देख सकते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें, धन्यवाद आकांक्षा। चलिए अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, इसको रिवाइज करना, मैं साथ के साथ रिवीजन लेकर के चल रही हूँ आपका आज, कि आपको दिक्कत ना हो। धन्यवाद आस्था। बाकी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करती, बट उन्होंने कभी पेडागोजी नहीं पढ़ाया। आई हैव स्टडीड देयर फिजिकल फॉर्म में, उनको पेडागोजी उनका सब्जेक्ट ही नहीं था। ही यूज्ड टू टीच रीजनिंग और समथिंग, है ना। बट अभी यूट्यूब पे आके लोगों को लगी नशे हैं। खैर कोई बात नहीं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें, संगीतीय बुद्धि, खैर कंपैरिजन की जरूरत नहीं, बट फीडबैक जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बाकी तो दुनिया क्या कर रही है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर हम बात करें संगीतीय बुद्धि की, तो इसमें म्यूजिशियंस आ जाएंगे, जैसे गुरु रंधावा आ सकते हैं, सिंगर्स हैं। ठीक। अगर हम बात करें किसकी, लिरिसिस्ट, तो भाई वही जाएंगे, लिरिसिस्ट जो है वो उधर जाएंगे, राइटिंग उनकी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, चाहे वो पियानो हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, पियानो, हारमोनियम कहते हैं। हारमोनियम मैंने बचपन में थोड़ा सा सीखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, बहुत बढ़िया, अगर हम बात करें किसकी, प्रियदर्शनी मैनेज नहीं होते थे यार, 2 प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म हो जाते थे। कंपोजर्स जो कंपोज करते हैं म्यूजिक की ध्वनियां, लिरिसिस्ट आपके उधर जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आप गुस्सा हो नहीं। शंकर महादेवन, हाँ एन नंबर ऑफ पीपल इसमें आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया आशुतोष। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5th। देखो अगेन मैं वही बात जो बहुत बार बोलती हूँ, मैं बेस्ट हूँ ये आपका कॉन्फिडेंट है, बट मैं ही बेस्ट हूँ ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ईगो है। ठीक है। चलिए खैर देखिए, बहुत बढ़िया आशीष। अगर हम बात करें किसकी, बॉडीली काइनेस्थेटिक की, बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब शारीरिक गति बुद्धि। अगर हम बात करें श्वेता, अगर हम बात करें तो शारीरिक गति बुद्धि, आप देख रहे होंगे विराट कोहली हैं, आपको समझ आ गया होगा, स्पोर्ट्समैन में पाई जाएगी, या जो लोग भी जिनकी बॉडी पे पकड़ अच्छी होगी उनमें पाई जाएगी। ऐसा नहीं सिर्फ विराट कोहली में ही है, बहुत सारे लोगों में है, बट आपको याद रहेगा ही इज, क्या कहें, दीपिका नहीं भाई, आप देख के पहचान सकते हैं आज की डेट में,
दैट फेमस। ठीक है, अगर हम बात करें चंदन, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले वो लोग होते हैं जो यूज करते हैं यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। मतलब या तो वो पूरे शरीर को ही ऐसे यूज कर देते हैं, रोनाल्डो बिल्कुल हो सकते हैं, या फिर वो पूरे शरीर को या फिर क्रिएटिविटी को, यानी पूरे शरीर को या फिर शरीर के हिस्सों को इतना क्रिएटिवली यूज कर देते हैं कि आपको लगता है यार ये हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी, अगर हम बात करें इसमें कौन कौन आ जाएंगे, एथलीट्स आ जाएंगे, आपके डांसर्स आ जाएंगे, पूरी बॉडी पर उनकी पकड़ है ना, वो पार्ट्स को भी यूज करते हैं। हाँ, माइकल जैक्सन वो पार्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, इवन जो आपके बिल्कुल गीता फोगाट और ये सब भी आ जाएंगे, जॉन सीना, कोई आप लोग एग्जांपल लिख रहे हो ना अलग अलग। ठीक, हाँ, बाबा रामदेव आ सकते हैं, आप देखते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, अगर हम बात करें एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, इवन एक्टर्स को भी आप देखते हो ना यार, वो लोग कितना अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। ठीक, कई बार स्टंट कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्ट पता है ना, वो जो पूरा एक सर्कल में से भी निकल जाते हैं। हाँ, डांसर्स कोई कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, नौरा फतेही, व्हाटएवर इट इज, पुराने लोगों को भी आप ले सकते हैं। इवन मतलब जैसे भी आपको याद रहे आप वो एग्जांपल याद रखो, एमएस धोनी बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर। एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा हुआ है कि बॉडीली काइनेस्थेटिक का हाईएस्ट लेवल क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर्जन। क्यों? क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना हाथ तो जान चली जाएगी। वो कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं चाहिए हमें चाहिए जो प्रॉपर कॉन्शियस हो। अरे यार चल, नहीं कोई नहीं, फिर से कुछ ना कुछ किसी ना किसी बैच में मिलेंगे रिवीजन के लिए। हाँ, विराट कोहली कह सकते हो फेवरेट, जैसा खैर मतलब इस उम्र में कोई खास फेवरेट वाला शौक बचा नहीं है, बट हाँ कह सकते हो बहुत सालों से। ठीक है, चले आगे चले, क्लियर है जी, नेक्स्ट पे चले। खतरों के खिलाड़ी, हाँ हाँ, कौन है किरण? वो मुझे तो पता भी नहीं है, अभी मैं देखती हूँ क्या कह दिया उदय सर ने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चले। अगर कायिक गतिकीय बुद्धि की बात करें हम, तो इसमें एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, जिम्नास्ट, सर्जन्स, ये सारे लोग आ सकते हैं। एथलीट्स एक्टिंग में भी आपको देखा ना, मुखड़े लगा के अलग अलग एक्शन कर रहे होते हैं, है ना। अगर हम बात करें डांसिंग की, टूल्स को यूज करने वाले, जो आपके घर में मैकेनिकल जो काम करते हैं जो लोग, चाहे वो आपका प्लम्बर हो, ये सब भी इसी में आ जाएंगे एक तरह से। ठीक है, और क्राफ्ट्स, जो कुछ घड़ा बनाया है किसी ने, देखते हो ना आप कितने अच्छे से शेप देकर के बना देते हैं कई लोग, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी उधर ही। आगे बढ़ेंगे, हाँ यूट्यूब पर क्लास है आज। नेक्स्ट पे चलेंगे, इंटरपर्सनल, बहुत बड़े दिवाली। देखिए, इंटरपर्सनल होता है अंतर्व्यक्तिक। अब ये जो दोनों प्रकार है ना, इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, एक एक करके समझेंगे। इलेक्ट्रीशियन, एग्जैक्टली, पहले इनको देखिए, 2 मिनट कर लेते हैं ब्रेक, पानी पी लें जरा, बहुत देर से बोल रहे हैं। क्या हुआ मद्रिका? हाँ, सानिया मिर्जा भी हो सकती है। आप कई लोग कह रहे हैं कि हमारे फेवरेट, उसको तो लिया नहीं आपने। के लिए कितने लोगों ने लिया DPLS का? 54 ही हैं। क्या चैट में दिख रहे होंगे वो आपको? हजारों की संख्या में लोग हैं। जितने लोग टीचिंग एग्जाम के लिए करियर पे जुड़े हुए हैं उतने नहीं है कहीं भी। ये इंटरनल डेटा होता है जो सबको पता है ना। बट हाउ डज इट मैटर, आप लोगों का एक अच्छा सपोर्ट है, और इधर से भी टीम की कोशिश रहती है कि एक अफोर्डेबल फी में सारे टीचर्स मेहनत करके कुछ अच्छा दे पाएं। ऑफ कोर्स लेट्स लर्न का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, कोई कह रहा है मेरी माँ मिट्टी का चूल्हा अच्छा बना देती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए एक बार समझते हैं, यहाँ आते हैं समझते हैं। इंटरपर्सनल की यदि हम बात करें, इंटरपर्सनल की, अंतर्व्यक्तिक की, तो सेंसिटिविटी टू सबल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी दूसरे के व्यवहार को समझने की क्षमता। जी दीपिका, दूसरे के व्यवहार को समझने की क्या है क्षमता जिनमें है, वो क्या कहलाएंगे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। मतलब जो दूसरों को भी समझ सके। मैजिशियन भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ना सामने वाले की दिमाग से कैसे खेलना है एक तरह से। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स, ये सब जो है हाई होते हैं किसमें? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर में अगर आप बात करें, मदर टेरेसा, भाई दूसरों के लिए उतना कर पाना आसान तो है नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, एक मिनट रुको, चले जी, बहुत बढ़िया। हाँ, 4-4 घंटे मैराथन आपको मिल जाएंगी लेट्स लर्न पे। चलिए आते हैं। देखो, जब अगर बैच में आते हो ना तो बहुत जल्दी में सीखने मत आया करो, क्योंकि धीरे धीरे होती है लर्निंग, ग्रेजुअल होती है। जब डेली आना या डेली सेशन होना इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे सीखना इंपॉर्टेंट है, फिर वो दिमाग से मिटता नहीं है ना। मदर टेरेसा, सेंट टेरेसा भी कहते हैं लोग इनको। साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट खुद को तो समझते ही हैं लेकिन दूसरों के व्यवहार को भी समझते हैं। ठीक है दीदी। इसके अलावा काउंसलर्स की यदि बात करें, काउंसलर्स होते हैं जो एक दूसरे की काउंसलिंग करते हैं, वो लोगों को समझते हैं वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ये वो बिल्कुल प्रीति। पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, लोगों को समझने में उनमें दिमाग है। वो आप देखते हैं कई बार वो नेगेटिव भी है कि कई लोग वोट के लिए, आपने देखा होगा इंडिया में पता नहीं क्या क्या बांटा जाता है, क्योंकि उनको पता है लोगों को वही चाहिए, वो इतने में ही मान जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियंस भी इसी में आ गए, क्योंकि इंटरपर्सनल मतलब जो 2 या 2 से अधिक लोगों को समझ सके, जो लोगों को समझने में अच्छा हो। सोशल वर्कर्स जो समाज के लिए भलाई कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के पेन को समझते हैं, उनमें एम्पैथी है। ठीक है, इवन जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो भी इतनी जनता जिसने इकट्ठी की हुई है उसमें इंटरपर्सनल तो होगा ना। क्लियर बात है तृप्ति? तो ये लोग क्या करते हैं, ये हाई इनमें इंटेलिजेंस होती है इंटरपर्सनल वाली। सेंसिटिविटी टू सबल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर का मतलब जो दूसरों के छोटे ऐसे व्यवहार हैं जो बहुत ही शायद जिनको आप क्या ना कर पाए, ऑब्जर्व भी ना कर पाए, ये लोग कर लेते हैं।
इंट्रा जो दूसरों, इंटर है जो दूसरों को, इंटर का मतलब होता है दो या दो से अधिक। इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, तो इंटर स्टेट का मतलब क्या? इंटर का मतलब है दो या दो से अधिक, बिटवीन टू और मोर पीपल। इंट्रा है खुद में, खुद को समझना। टीचर भी आ सकता है भैया, टीचर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। और टीचर भाषाई बुद्धि में भी आ सकता है, ठीक है। तो टीचर्स, साइकोथेरेपिस्ट, सेल्समैन, आपको पता है वो कुछ भी बेच देते हैं, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स, ये सब आ जाएंगे। नहीं, डॉक्टर तो आपका डिपेंड करेगा ना, डॉक्टर फिर वो साइंस वाला हो सकता है जिसने साइंस की पढ़ाई की है ना। वो सर्जन है तो वो बॉडी काइनेस्थेटिक में आएगा, ठीक। नॉर्मल फिजिशियन है तो बाकी उसमें आ जाएगा, साइंस वाले में। इंट्रापर्सनल, इसके बाद है इंट्रापर्सनल। देखो इसको हिंदी में लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू सी। अंतरवैयक्तिक, इस बात का ध्यान रखना, अंतरवैयक्तिक का मतलब है दो या दो से अधिक लोग होंगे। अंतर की बात वहीं आती है। और अंतरा की बात कहाँ आएगी? मैजिशियन भी इसी में डाल सकते हो आप, कॉमेडियंस भी आप इसी में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोगों के साथ ही तो डील कर रहे हैं ना, उनको पता है लोग किस बात पे हंसेंगे, कौन सा जोक अच्छा रहेगा लिखना। इंट्रापर्सनल की यदि हम बात करें तो अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। भाई दुनिया को तो आपने समझ लिया। कई बार आप देखते हैं कि क्या आप खुद को समझ पाए हैं? जो लोग खुद को समझने में, जो अपनी फीलिंग्स, अपने मोटिव्स, अपने डिजायर्स को समझने में इतने वो सेल्फ अवेयर हैं कि वो चीजों को समझते हैं, अपने अंदर झांकना। एग्जैक्टली, बिल्कुल गरिमा। तो पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज, यानी फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी। वो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन हूं, सेल्फ कौन है, ठीक। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या हमारा कोई पर्पस है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। यानी फिलोसोफर्स को आप इस ही कैटेगरी में डाल सकते हो, मेडिटेटर्स, फिलोसोफर्स आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, या जो स्पिरिचुअल गुरु अगर कोई सच में है जो खुद को समझ पाया है वो यहाँ आ सकता है। इवन आपके जो काउंसलर हैं वो भी कई बार खुद को समझने में अच्छे होते हैं ना, दार्शनिक कह सकते हो फिलोसोफर्स में। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। इंट्रापर्सनल का मतलब है अंतः व्यक्तिक, यानी अंदर अपने। अंतः का मतलब होता है इंटर, मतलब सॉरी इंट्रा, खुद में, स्वयं में। फिलोसोफर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल हो सकते हैं, है ना, जो खुद को समझ सके। जो ये योगीज होते थे, बुद्धा को आप इसमें रख सकते हो, जो गौतम बुद्धा थे, अरस्तु को आप इसमें रख सकते हो। अरस्तु तो खैर लॉजिक में भी बहुत महान थे, तो हम कह सकते हैं कि उनको आप वहां भी डाल सकते हो। बट ज्यादातर जो मेनली पाई जाएगी वो इंट्रापर्सनल पाई जाएगी फिलोसोफर्स में। काउंसलर कैसे बनाया जाता है? आप बना जाता है, आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ कोर्स होते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से कई तरह के, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। एट्थ और ये आखिरी है। कोई कह रहा है टेलर में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी? जो सिलाई बुनाई कढ़ाई करते हैं ना, उनमें एक तो बॉडी काइनेस्थेटिक जरूर पाई जाएगी, है ना, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ कैसे बॉडी का यूज करना है। दूसरा थोड़ी बहुत स्थानिक भी पाई जाएगी, यानी स्पेशल इंटेलिजेंस भी पाई जाएगी, ठीक। मेनली बॉडी काइनेस्थेटिक, मेनली, ठीक है जी। प्रीति कई बार नहीं ले पाती हूँ, हाँ पीपीटी तुम सारे बैचेस में मिलती है भाई। चले आगे, क्या कह रहे हो प्रीति? क्वेश्चन करेंगे भाई, यही करेंगे, ये जितने भी टॉपिक हुए आपके करेंगे क्वेश्चन भी। अगर हम बात करें नेचुरलिस्टिक या सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक दुनिया है, जो पेड़ पौधे हैं, आसपास हमारा एनवायरनमेंट है, उसको समझने के प्रति संवेदनशील होते हैं ऐसे लोग, ठीक। जैसे हंटर्स हो सकते हैं, वो भी तो नेचर में ही रह रहे हैं, उनको पता है कौन सा पक्षी, कौन सा पशु कैसे बिहेव करता है, कैसे उसको पकड़ना है। तो आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो किसी बुद्धि को और पॉजिटिवली भी, ये तो आपके ऊपर है। फार्मर्स हो सकते हैं भाई, उनको पता है ना कैसे फसल उगाऊं, कब पानी देना है। बहुत सारे लोग तो भारत में तो स्पेशली, आपने किताबें थोड़ी पढ़ी होती हैं। अगर आप किसान हैं, जितना बेसिक खेती मैंने देखी अपनी लाइफ में, तो मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने जो देखा है मैं उसको यूज कर सकती हूँ। क्या है ये? नेचुरल इंटेलिजेंस पाई जाएगी किसमें? फार्मर्स में। टूरिस्ट्स भी, इवन जिनको नेचर में घूमना पसंद है अलग अलग जगह पे, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड बर्ड वॉचर्स possess more of naturalistic intelligence. गार्डनर्स, इवन ये तो गार्डनर की थियरी है और गार्डनर की बात कर रहे हैं। कई लोग होते हैं अपने प्लांट्स से बात करते हैं। एक यूट्यूबर ही थी, एक एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था यूट्यूब का, तो हम लोग मिले थे वहाँ पे, उनका नाम मैं भूल गई, पता नहीं उनके चैनल का, बट वो बता रही थी, मतलब वो प्लांट्स से रिलेटेड चीजें सिखाती हैं यूट्यूब पे। गार्डन अप, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया गरिमा। तो वो बोल रही थी कि मैं अपने प्लांट से बातें करती हूँ, या कई लोग होते हैं बातें करते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ऐसा भी पाया गया है ना। तो ये क्या है, उन लोगों में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। एक हमारी आंटी हैं, यहीं रहती हैं बिल्डिंग में, उनको बड़ा शौक है, वो पौधे कहीं से कटवट करने का, पूरा गार्डनिंग का उनको शौक है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाएगा। आगे बढ़े, ये 8 प्रकार हो गए। अगर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंट के लिए लड़ रहे हैं, है ना, ग्रेटा थनबर्ग भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक। बॉटनिस्ट जो जूलॉजी पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी, उनको भी तो इंटरेस्ट है ना नेचर में। अब तो इन्होंने बाद में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी दे दी, अस्तित्ववादी, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या मेरा पर्पस है, फलाना ढिमकाना। बट जनरली जो आपकी एनसीईआरटी है ना, वो 8 प्रकार ही फॉलो करती है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे। नहीं तो 9th जो गार्डनर ने प्रकार दिया है, ऐसे तो अब 13 तक भी हैं। एग्जिस्टेंशियल, एक मिनट, आजकल तो मेरी स्पेलिंग्स के साथ मैं स्टप हूँ, मैं ऐसा कभी होता तो नहीं था। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये आप 9th कह सकते हो, बट ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो आपकी एनसीईआरटी वो भी इसी को मानती है, नहीं तो इसको अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं, कि आपका अस्तित्व क्यों है, क्या है, ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। आगे बढ़े, अगर हम बात करें किसकी, हमने अलग अलग लोगों को देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिवाइज करना है तो पहला बुद्धि का प्रकार है विजुअल स्पेशियल, जो स्थानिक बुद्धि जिनमें पाई जाती है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं यार, ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा। अब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा, पौधा खुश हुआ, मुरझाया, जो भी है, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गरिमा। तो पेंटर्स आपके इसमें आ जाएंगे विजुअल स्पेशियल में। लिंग्विस्टिक वर्बल, भाषाई बुद्धि, इसमें टीचर्स आ जाएंगे आपके, या जो लिरिक्स लिखने वाले लिरिसिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, वो सब आ जाएंगे। इंटरपर्सनल, तैरने वालों में बॉडी काइनेस्थेटिक, भाई आपका बॉडी पे कंट्रोल है तभी तो तैर पा रहे हो ना।
इंटरपर्सनल होता है काउंसलर में पाया जाएगा, क्योंकि वो खुद को भी समझता है आपको भी समझता है। इंट्रापर्सनल है जैसे कुछ राइटर्स जो है वो इंट्रापर्सनल में आ सकते हैं, जो खुद के बारे में बात करते हो या ऐसी चीजों के बारे में बात करते हो जिसमें खुद की फीलिंग्स या खुद को आप समझ पाए जिन चीजों को देख के। फिलोसोफर्स भी हो सकते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल, ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आपके यहाँ जो बाजा बजाने वाला है शादी में, उसमें भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, और यार रहमान में भी है ना, तो मतलब अलग अलग लेवल की हो सकती है, कंपेयर नहीं करेंगे दो लोगों को। बॉडी काइनेस्थेटिक की यदि हम बात करें तो इनका बॉडी पर कंट्रोल होगा। डांसर हो गए, जैसे पायलट्स हो गए, जैसे अपने स्पेशल होता है मेनली पायलट्स में, ये भी पाया जाता है खैर। और अगर हम बात करें किसकी, आपका तैराक हो गए, ये सब यही आएंगे। एक्टर्स भी इवन। नेचुरलिस्टिक है जो नेचर से ज्यादा संबंधित हो। अब इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जलेबी खा लो, आंचल कह रहे हैं, खाएंगे जलेबी भी खाएंगे। आप लोग रिजल्ट लेके आइए, सबका इंटरव्यू करेंगे लेट्स लर्न पे, और जलेबी भी खाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वैसे ही पीडीएफ मिल जाएगा, कल सॉल्व करके रखना है क्वेश्चन, मैं डिस्कस कर लूंगी। देखिए, अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन आज के लिए देख लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फसाइजेस, जो एमआई थियरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, वो किस चीज पे फोकस करता है बताइए। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत किस चीज पर बल देता है। साधु संत फकीर आएंगे इंट्रापर्सनल में, अंतर्व्यक्तिक में, क्योंकि जरूरी नहीं है वो दुनिया से मतलब रखें। जो हिमालय पे तपस्या करने में लगा हुआ है वो अंतर्व्यक्तिक है, उसके अंदर इंट्रापर्सनल है, वो खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस खुद को ही समझ रहा है, वो खुद के थॉट्स को। तो जनरल इंटेलिजेंस की तो बात इन्होंने नहीं की, बिल्कुल नकार दिया जनरल इंटेलिजेंस। कॉमन एबिलिटीज की भी बात नहीं की, अलग अलग यूनिक एबिलिटीज की बात की है कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। कंडीशनिंग स्किल्स जैसी इन्होंने कोई बात नहीं की। तो अगर सी ऑप्शन आपने लगाया है तो इसका मतलब आपको थ्योरी थोड़ी समझ में आई है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे बैठ करके, मैं कल एक बार डिस्कस भी कर लूंगी, या जिस दिन भी हम क्वेश्चन करेंगे मैं मिक्स कर दूंगी थ्योरी बाकी क्वेश्चंस में। हो सकता है 2-3 दिन हम क्वेश्चन करें, 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चंस हैं। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकाव हो जिसका जिस चीज के प्रति, ठीक है, ये हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चंस वाले दिन। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ इस थ्योरी में, जिसको हम कहते हैं क्रिटिक, यानी आलोचना किसकी, गार्डनर की। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, भगवान बन जाइए आप दुनिया में, मतलब कुछ भी बन जाइए, फिर भी आपकी आलोचना करने वाले लोग मिल जाएंगे। आलोचना क्या है इस थियरी की, और अच्छा भी है क्योंकि आपको कई बार चीजें सुधारने का भी मौका मिल जाता है इस बहाने। आलोचना की यदि हम बात करें तो इस थियरी की आलोचना है कि लिटिल एम्पेरिकल एविडेंस इज देयर। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक मिनट यार वीकनेस आ गई है। देखो, टीचर वैसे तो इंटरपर्सनल में आएगा, बट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में भी टीचर्स अच्छे होते हैं। कोई कह रहा है भगवान कैसे बनते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल सब कुछ सही करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी के साथ गलत करते हैं, फिर भी ऐसे लोग होंगे ना जो आपको बुरा मानेंगे ही मानेंगे, तो आप सबकी नजरों में अच्छे कैसे बनेंगे। एम्पेरिकल की अगर हम बात करें तो एम्पेरिकल का मतलब है अनुभवजन्य साक्ष्य। जी हाँ बेटा, जूस पियेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो का। देखिए ठीक है सूरज, अनुभवजन्य साक्ष्य बोला जाता है इनको, अनुभवजन्य साक्ष्य। एविडेंस का मतलब ही होता है साक्ष्य। इसका मतलब क्या है, मतलब कम उपलब्ध हैं तो सही, ऑब्वियसली उन्होंने डेटा तो लिया था कि कुछ लोगों में देखा होगा, है ना, लेकिन कम है कि इस चीज का अनुभव के बेसिस पे जो डिस्कवरी है या रिसर्च है वो कम मिली है। तो इसके दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ लोग लिखेंगे नो एम्पेरिकल एविडेंसेस देयर, ये भी गलत है जी ज्योति, ये भी गलत है कि बिल्कुल एम्पेरिकल एविडेंस नहीं, मतलब इन्होंने बच्चों के एक्सपीरियंसेस देखे ही नहीं, लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे ही नहीं, एग्जांपल्स नहीं लिए, ऐसा गलत है। और अगर ये आ जाए कि भरपूर है, वो भी गलत है, क्योंकि कम लिए हैं, अनुभव जो है कम लोगों के अनुभव से बनी है, ऐसा आप कह सकते हो आसान भाषा में। दूसरी एक चीज अगर हम बात करें तो नॉट एट ऑल या नो एम्पेरिकल एविडेंस आए तो गलत है, बट लिटिल एम्पेरिकल एविडेंस है ये सही है। तो ये एक तरह से इनका आलोचना भी है कि कम है एम्पेरिकल एविडेंस, बट बिल्कुल नहीं है वो गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी चीज की तो नो टेस्ट कैन मेजर इट, यानी आईक्यू टेस्ट पे तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, यानी आप बुद्धि लब्धि का परीक्षण लेके तो आप नहीं सकते। तो कई लोगों ने कहा कैसे बताएं कि ये इंटेलिजेंट है ना, कैसे बताएं कि इंटेलिजेंट है, जब आप किसी टेस्ट पे ये स्कोर ही नहीं कर सकते। तो इस चीज पे भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोगों ने कहा कि दीज इंटेलिजेंस टाइप्स कैन बी जस्ट मियर टैलेंट्स ऑफ पीपल। मियर टैलेंट का मतलब है मात्र उनके अंदर के टैलेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको आप एक प्रकार ही कह दो। भाई हो सकता है मैं म्यूजिक में भी अच्छी हूं लेकिन उतनी अच्छी नहीं हूं, हो सकता है मैं पेंटिंग में भी अच्छी हूं लेकिन उतनी अच्छी नहीं हूं। तो क्या कहेंगे इसको कि ये कुछ जस्ट टैलेंट भी तो हो सकते हैं जिनको उन्होंने टाइप का नाम दे दिया। तो कई लोगों ने ये भी कहा भाई जैसे आप खुद को मापेंगे तो आपको आप पाएंगे कि यार मैं तो खिचड़ी हूं, थोड़ा थोड़ा मेरे में सब है, और देखा जाए तो एक पर्टिकुलर चीज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो खिचड़ी भी हो सकता है जी। मोनू राघव, अब 3 पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। एक तो कि जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो कम है इस थ्योरी का, यानी अनुभवजन्य साक्ष्य कम है, एक्सपेरिमेंट्स कम है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ये कहना गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल एक आदमी में कई चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। 1912 में दिया था विलियम स्टर ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आज था, फिर 1916 में आईक्यू के फॉर्मूले को रिवाइज टर्मन ने किया, आईक्यू दिया टर्मन ने नहीं है, ठीक है जी। तो ये लिटिल एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब है कि अनुभवजन्य साक्ष्य, मतलब लोगों के अनुभव के बेसिस पे एग्जांपल्स कम लिए गए, कम रिसर्च की गई, ये कहा गया, लेकिन बहुत ज्यादा ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं की गई। तो ये दोनों तरह से गलत है। अगर पेपर में आए बिल्कुल कम की गई, मतलब कम की गई तब सही है, अगर ये आए कि बिल्कुल नहीं की गई तो गलत है, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से आलोचना भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। दूसरा है नो टेस्ट कैन मेजर इट, कोई आईक्यू टेस्ट इसको मेजर नहीं कर सकता, तो पता कैसे करोगे कितनी बुद्धि है किसमें, टेस्ट पे मेजर नहीं हो सकती, लोगों ने कहा अपनी मर्जी से बना दिया इन्होंने। तो फिर थर्ड है दीज इंटेलिजेंस टाइप्स कैन बी जस्ट मियर टैलेंट्स ऑफ पीपल, लोगों में टैलेंट नहीं होते क्या अलग अलग,
ऐसे टैलेंट्स हैं। हो सकता है एक व्यक्ति गा भी लेता हो, आपकी गली में जो कोई एक मान लो बैगर है कहीं दुनिया में, वो बहुत अच्छी बजा भी लेता है, वो जो हारमोनियम है और भी चीजें, और वो गा भी लेता है अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें उस लेवल का इंटेलिजेंस है कि उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस घोषित कर दें। ठीक है जी बात। तो मियर टैलेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा कहा है, इनके क्रिटिसिज्म में ये बात की गई है। हाँ हो सकता है 2 आस्था हूं यहाँ। हाँ तो ये इनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थियोरी फेल है। बहुत हद तक आज की डेट में इस चीज को फॉलो किया जाता है कि टीचर मल्टीपल वेज को अपनाए। आप कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना लोग, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तो और कैसे बेहतर बनेगा इंसान। ठीक है ना। कल अगर कोई ये कहे कि यार हिमांशु मैम ना एग्जांपल कम देती हैं, तो मैं ये नहीं सुधारूंगी कि ज्यादा एग्जांपल्स यूज करूं। हो सकता है मेरा ध्यान ही ना गया हो उस चीज पे, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं एग्जांपल दे नहीं पाऊं। बहुत दुनिया भर के एग्जांपल्स हम लेते हैं जब मूड में होते हैं। तो क्रिटिसिज्म आलोचना से आप सुधरते भी हैं, बट कई बार बेसलेस भी होती है, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। कोई और किसी का डाउट हो तो पूछो, कर सकते हो नेहा, अगर आप पंगा लेने के लिए तैयार हो, है ना। इफ यू कैन टेक द पंगा कि आप कंप्लेन करो किसी स्कूल की कि हाफ सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि दे आर पावरफुल पीपल। ये आपको पता होना चाहिए। वो पैसा भी खर्च कर देंगे अपने, बट आपके पास अगर अच्छे एविडेंसेस हैं और प्रॉपर मात्रा में एविडेंस हैं और आपको पता है कि आपका ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो आप फाइल कर सकते हो या आरटीआई वगैरह लगा सकते हो। कुछ भी किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि इस डर से आप बैठ नहीं सकते ना। मतलब इट्स अप टू यू कि आप ये रिस्क लेना चाहते हो या नहीं, है ना। गब्बर सिंह बनना चाहते हो कि नहीं, दोनों ही चीजें। चलिए फिर और कोई बात हो तो बता दीजिए। थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि हो सकता है ये टाइप्स हो ही ना, इनको बिना मतलब के ही प्रकार अलग अलग बना दिए गए हो, जबकि ये टैलेंट हो सकते हैं, एक व्यक्ति में कई टैलेंट हो सकते हैं। तो जस्ट टैलेंट्स हैं ये, ऐसा भी कह सकते हैं। सबल का मतलब होता है हल्का, बहुत ही मामूली, बहुत बड़े हल्का। चलिए क्वेश्चन करेंगे। कल ये पीडीएफ आपको मिल गई है, एक बार चेक कर लो, एक बार कर लो चेक, है ना। यार ये माइक मेरे सर में दर्द कर देता है, जबकि इतना पतला है मेरा सर ही आजकल, मुझे लग रहा है सेंसिटिव हो गए जो मसल्स हैं। खैर बिल्कुल सूक्ष्म चीज, बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही। गार्डनर हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी और किसी भी एग्जाम के लिए। अगर इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनसे भी एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर वो जो फर्स्ट चैप्टर इंटेलिजेंस का किया था वहां से आए। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद। कल मिलते हैं 7 बजे शाम को। कोई जो नेक्स्ट थ्योरीज हैं आपकी वो करेंगे। इसके अलावा फिर हम क्वेश्चन करेंगे, शायद इस हफ्ते में ये पूरा टॉपिक। फिर इंटेलिजेंस के टेस्ट भी तो करेंगे। आईक्यू नेम दिया विलियम स्टर्न ने 1912 में। जो आईक्यू का संप्रत्यय है, जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय है, जो पहली बार नाम दिया वो दिया विलियम स्टर्न ने। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर से